आपने कभी किसी प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति को देखकर सोचा है, ये इंसान आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? हम सब ने ऐसा होते देखा है। ऐसे लोग, क्या आपने कभी किसी प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति को देखकर सोचा है, ये इंसान आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? हम सब ने ऐसा होते देखा है। ऐसे लोग जो पूरी तरह से अयोग्य लगते हैं, लेकिन फिर भी शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, जबकि अधिक सक्षम विचारशील लोग पीछे छूट जाते हैं गुमनामी में। जरा सोचिए सम्राट नीरो की, जो बंसी बजा रहा था जबकि रोम जल रहा था, या हाल के वर्षों में एलिजाबेथ होम्स जैसी उद्यमी, जिसने एक ऐसे तकनीकी वादे पर साम्राज्य खड़ा किया जो कभी काम ही नहीं करता था। यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है। ये इतनी बार होता है कि आप सोचने लगते हैं, क्या यह सच में संयोग है या फिर इसके पीछे कोई संरचनात्मक पैटर्न है? आज हम इतिहास के सबसे गलत समझे गए विचारकों में से एक निकोलो मैकियावेली की परतें खोलेंगे और उसकी ठंडी निर्मम अंतर्दृष्टियों को देखेंगे कि शक्ति अक्सर उन लोगों के हाथों में क्यों जाती है जो उसके सबसे कम योग्य होते हैं। ये केवल एक ऐतिहासिक पाठ नहीं है, ये विचार आज भी हर जगह जीवित है। कॉर्पोरेट मीटिंग रूम्स से लेकर चुनावी रैलियों तक असहज करने वाली सच्चाई कई बार बुद्धिमत्ता ही वह बाधा बन जाती है जो आपको ऊपर चढ़ने से रोकती है। इस असुविधाजनक विरोधाभास को समझना समाज में चल रही हेराफेरी को पहचानने की कुंजी हो सकता है, या फिर प्रभाव तक पहुंचने के लिए आपका मार्गदर्शन भी। 16वीं सदी के फ्लोरेंस में राजनीति से अलग थलग पड़े मैकियावेली ने वह लिखा जो आगे चलकर राजनीतिक इतिहास की सबसे कुख्यात किताब बन गई, द प्रिंस। जहां दूसरे दार्शनिक आदर्श सरकारों का सपना देख रहे थे, वहीं मैकियावेली इस बात में रुचि रखते थे कि नेता असल में कैसे व्यवहार करते हैं। हर कोई देखता है कि आप क्या दिखते हैं, बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। ये एक वाक्य उनके दृष्टिकोण की निर्ममता को समेटे हुए है। सत्ता की दुनिया में दिखावा अक्सर वास्तविकता पर भारी पड़ता है। यही हमें पहली बड़ी सुराग देता है कि अयोग्यता क्यों ऊपर उठती है। सक्षम दिखना वास्तव में सक्षम होने से ज्यादा मायने रखता है। मैकियावेली ने एक गहरा सत्य देखा, बुद्धिमान शासक अक्सर अपनी ही बुद्धि के कारण सत्ता से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता के साथ कुछ असुविधाजनक गुण आते हैं। आलोचनात्मक सोच, नैतिक सीमाएं, आत्मचिंतन। ये गुण जितने प्रशंसनीय हैं, सत्ता की दौड़ में उतने ही बाधक बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई वाकई समझदार व्यक्ति किसी सत्ता संरचना में प्रवेश करता है। वह वहां पर सूक्ष्मताओं को देखता है जहां अन्य लोग केवल काले सफेद उत्तर देखते हैं। वह स्वयं पर सवाल उठाता है, जबकि बाकी लोग आत्मविश्वास से भरी घोषणा करते हैं। वह सीमाओं को समझता है जब दूसरे दिखावा करते हैं। लेकिन उन प्रणालियों में जहां धृष्ट विश्वास विचारशील सतर्कता पर भारी पड़ता है, वहां ये गुण दुर्बलता बन जाते हैं। सोक्रेटिस को देखिए, जिसे हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मार दिया गया, और उन लोकप्रिय नेताओं से तुलना कीजिए जो मैं ही समाधान हूं जैसे नारे लगाकर सत्ता में पहुंचे। सोक्रेटिस जिसने कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, दर्शन में अमर हो गया, लेकिन राजनीति में वह असफल था। इतिहास ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है जो अधूरे विचारों के बावजूद पूरी दृढ़ता से बोले और जीत गए। 2017 में प्रकाशित एक विवादास्पद अध्ययन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में ने और भी गहराई जोड़ी। इसमें कहा गया कि बुद्धिमत्ता और नेतृत्व सफलता के बीच एक सीमा तक संबंध होता है, लेकिन उसके बाद यह उल्टा असर दिखा सकती है। आईक्यू अगर 120 से ऊपर हो जाए तो अत्यधिक बुद्धिमान लोग दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बहुत ज्यादा समझदार होना आपके नेतृत्व की संभावना को कम कर सकता है। आप इस अध्ययन से सहमत हो या नहीं, ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि किस प्रकार की बुद्धिमत्ता वास्तव में सत्ता पाने में काम आती है। कच्ची बुद्धि की तुलना में सामाजिक समझ और आत्मविश्वास अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। और यही हम एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जो समझाता है कि अयोग्य व्यक्ति अक्सर शीर्ष पर क्यों पहुंच जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जो व्यक्ति सबसे जोर से बोलता है, अक्सर वही सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है, चाहे वह कोई मतलब की बात कर रहा हो या नहीं। यह व्यवहार हमारी गहरी जड़ों वाले संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को छूता है। 1990 के दशक में मनोवैज्ञानिक डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने एक घटना पहचानी। अब जिसे डनिंग क्रूगर प्रभाव कहा जाता है, यह एक मानसिक भ्रम है
जहां सीमित ज्ञान या कौशल वाले लोग अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा समझते हैं, जबकि वास्तव में ज्ञानी लोग खुद पर संदेह करते हैं। मूर्ख सोचता है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान जानता है कि वह मूर्ख है, शेक्सपियर ने लिखा था। डनिंग क्रूगर प्रभाव का सार इस पंक्ति में समाया है और आधुनिक शोध भी इसे पुष्टि करते हैं। 2020 के एक अध्ययन ने बताया कि जो लोग अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं, समझा जाता है, चाहे वे वास्तव में कितने भी अक्षम हों। लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो खुद को लेकर आश्वस्त लगते हैं, न कि उन्हें जो सही मायनों में जानकार होते हैं। जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर को याद कीजिए, जिसकी अंधी घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन उसने तेजी से पदोन्नति पाई। या आधुनिक टेक संस्थापकों को देखिए, जो भव्य घोषणाओं से अरबों जुटा लेते हैं, भले ही उनके व्यापार मॉडल खोखले हों। वीवर्क के एडम न्यूमैन का उदाहरण लें, जिसकी लगातार आत्मविश्वासी बातों ने निवेशकों को आकर्षित किया, जब तक कि भ्रम टूट नहीं गया। यह चलन केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। जापान में सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन ने असफल तकनीकी परियोजनाओं में $70 अरब गंवाए, फिर भी करिश्माई संवाद से निवेशकों का विश्वास बनाए रखा। रूस में सोवियत पतन के बाद व्यापारिक दिग्गज कौशल से नहीं, बल्कि दिखावे और संबंधों से ऊपर उठे। इसके विपरीत सिंगापुर ने ऐसी संस्थागत प्रणाली बनाई जहां दिखावा योग्यता पर हावी न हो सके। 2012 में स्टैनफोर्ड और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाली बात कही। अराजक या बिना संरचना वाले वातावरणों में नेतृत्व के उभरने का सबसे अच्छा संकेतक प्रतिभा नहीं, बल्कि नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता हो सकता है। आत्ममुग्ध लोग बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन उन्हें लगता है कि वे करते हैं और बाकी लोग भी यही मान लेते हैं। हम इस झांसे में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट पसंद करता है। निश्चितता का अनुभव हमें योग्यता का भ्रम देता है, निर्णायकता को हम स्पष्टता मान लेते हैं। ये प्रवृत्तियां हमारे पूर्वजों को जिंदा रखने में मददगार थीं, लेकिन आधुनिक जटिल दुनिया में असफल साबित होती है, जहां असली विशेषज्ञ ग्रे क्षेत्रों में सोचते हैं। यह समझाता है कि अयोग्य लोग कैसे ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वे वहां टिकते कैसे हैं। मैकियावेली ने एक डरावनी बात कही, ताकतवर लोग अपनी अयोग्यता के बावजूद नहीं, बल्कि उसी के कारण सत्ता में टिकते हैं। एट द प्रिंस में उन्होंने लिखा, किसी शासक की बुद्धिमत्ता का पहला संकेत यह है कि वह किन लोगों से खुद को घेरता है। यानी कमजोर नेता अपने से भी कमजोर लोगों को साथ रखते हैं। यह एक रक्षात्मक रणनीति है। वह ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके लिए कोई खतरा न बने। यह एक लहर पैदा करता है। अयोग्यता पूरी संस्था में फैल जाती है। मनोवैज्ञानिक टोमा कमोरो प्रीमुसिक इसे प्रतिस्पर्धा भयभीत व्यवहार कहते हैं, जहां असुरक्षित नेता उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो उन्हें चुनौती नहीं देंगे। वफादारी योग्यता पर भारी पड़ती है। मौन सहमति स्वतंत्र सोच से आगे निकल जाती है। नतीजा, संपूर्ण प्रणाली से असली प्रतिभा गायब हो जाती है। सम्राट कॉमोडस को लें, जिसने चापलूसों के लिए अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट कर दी। या ब्राजील की राजनीति को देखें, जहां पद नियुक्तियां योग्यता के बजाय संबंधों पर निर्भर करती हैं। जिम्बाब्वे में मुगाबे के शासन के अंतिम वर्षों में पेशेवरों की जगह वफादारों ने ली, जिससे संस्थाएं ढह गईं। इस प्रवृत्ति को एक नाम दिया गया है, होमोफिली, यानी अपनी जैसी सोच वाले लोगों के साथ जुड़ने की आदत। नेतृत्व में इसका अर्थ है एक प्रतिध्वनि कक्ष, जहां चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोणों को चुप करा दिया जाता है। क्या आपने कभी ऐसा कार्यस्थल देखा है जहां कठिन सवाल पूछने पर आपको ही गलत ठहरा दिया गया? यही इसका प्रमाण है। इन सब के बावजूद हम ऐसे नेताओं की ओर आकर्षित होते हैं जो साफ सुथरे सरल उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि सरलता सुकून देती है और इस अशांत दुनिया में निश्चितता ऑक्सीजन जैसी लगती है। असली विशेषज्ञ ग्रे में बात करते हैं। वे मानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। वे जरूरत से ज्यादा वादे नहीं करते, लेकिन यह हमारी बेचैनी को शांत नहीं करता। अधिकांश लोग बाहरी रूपों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे कि वे वास्तविकता हों, मैकियावेली ने चेताया था। लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें वह चाहिए जो सच्चा महसूस हो। संकट के समय में लोग किसका साथ देते हैं? न कि उस विशेषज्ञ का जो जटिल संतुलन समझा रहा हो, बल्कि उस बहादुर नेता का जो आसान मुक्ति का वादा करता है।
आप इसे किसी भी बड़े सार्वजनिक विमर्श में देख सकते हैं। जलवायु वैज्ञानिक संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं और जटिल समाधान प्रस्तुत करते हैं। वहीं लोकप्रिय नेता बिना किसी संदेह के पूर्ण दावे करते हैं और सबका ध्यान खींचते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर अर्थशास्त्री और डॉक्टर सुधार की दर्दनाक सच्चाइयों को बताते हैं। राजनेता जादुई समाधान का वादा करते हैं। कौन सा संदेश दिल और दिमाग जीतता है? हमेशा वही जो सरल हो। तो हम खुद को और अपने समुदायों को उन लोगों के प्रभाव से कैसे बचाएं जो योग्यता के दम पर नहीं बल्कि भ्रम के सहारे ऊपर उठते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। जब हम यह पहचानना शुरू करते हैं कि हमारी सोच को किन अदृश्य शक्तियों ने आकार दिया है, तब हम उनके प्रति कहीं कम संवेदनशील हो जाते हैं। ये मानसिक रक्षा प्रणाली 3 बुनियादी आदतों पर निर्भर करती है। पहला, हमें बौद्धिक विनम्रता इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी विकसित करनी चाहिए। इसका मतलब है अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना। शोध बार बार दिखाते हैं कि जो लोग बौद्धिक विनम्रता का अभ्यास करते हैं वे विचारों का मूल्यांकन तर्क और तथ्यों के आधार पर बेहतर करते हैं, न कि केवल इस पर कि वे विचार कितने आत्मविश्वास से प्रस्तुत किए गए हैं। इस गुण को अपने मस्तिष्क की प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह सोचिए। जैसे आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की जरूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग को झूठे आत्मविश्वास और चालाक दावों से खुद को बचाने के लिए संदेह की जरूरत होती है। दूसरा, हमें मीडिया साक्षरता मीडिया लिटरेसी को धार देना होगा। यह क्षमता है शोर और संदेश में फर्क करने की, दिखावे और वास्तविकता में अंतर पहचानने की। इसका मतलब है जो जानकारी हम ग्रहण करते हैं उसमें जानबूझकर चयन करना, स्रोत पर सवाल उठाना, फ्रेमिंग को समझना और मात्रा से अधिक गुणवत्ता को महत्व देना। प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। इस विचार को सूचना ग्रहण करने पर लागू करें। सबसे बुद्धिमान दिमाग हर चीज नहीं अपनाते, वे गुणवत्ता के लिए निर्ममता से छंटनी करते हैं। तीसरा, हमें दार्शनिक चिंतन की भूली हुई कला को पुनः अपनाना होगा। इसका मतलब है हर दिन यदि संभव हो थोड़ी जगह बनाना जहां हम अपने कार्यों को संचालित करने वाले गहरे सत्य पर विचार करें। प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने अपने जीवन को इसी अभ्यास के इर्द गिर्द गढ़ा था। वे केवल प्रतिक्रिया नहीं करते थे, वे विचार करते थे। फ्रांसिस बेकन ने लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति अवसरों को खोजता नहीं, उन्हें बनाता है। चिंतन निष्क्रियता नहीं है, यह शक्ति है। यह हमें यह स्पष्टता देता है कि हम अपने भीतर की दुनिया को आकार दें, न कि हर बाहरी शोर द्वारा आकार लिए जाएं। लेकिन केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं है। यदि हम अयोग्यता के संस्थागत उभार को रोकना चाहते हैं तो हमें उन ढांचों को दोबारा गढ़ना होगा जो इसे पनपने की अनुमति देते हैं। यह हमें सामूहिक समाधानों की ओर ले जाता है। हमारी संस्थाएं कैसे इस तरह विकसित हों कि वे सत्य, प्रतिभा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें। यहाँ फिर से 3 स्तंभ उभरते हैं। पहला, हमें मजबूत उत्तरदायित्व ढांचे अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे। प्रणालियां इस तरह से रची जानी चाहिए कि फीडबैक ईमानदार, वस्तुनिष्ठ और किसी करिश्मा या मोहक व्यक्तित्व से अछूता हो। कल्पना कीजिए एक कंपनी जहां स्वतंत्र बोर्ड शक्तिशाली और जवाबदेह है, बनाम वह जहां कार्यकारी सदस्य चापलूसों से घिरे हैं। बोइंग 737 मैक्स त्रासदी इसका दर्दनाक उदाहरण है। इंजीनियरों ने चेतावनी दी लेकिन उन्हें अल्पकालिक लाभ के लिए चुप करा दिया गया। कोई जवाबदेही नहीं, कोई सुधार नहीं, नतीजा तबाही। दूसरा, हमें संज्ञानात्मक विविधता कॉग्निटिव डाइवर्सिटी को प्राथमिकता देनी होगी। यह केवल प्रतीकात्मकता नहीं है, यह प्रदर्शन की बात है। विविध टीमें चुनौती देती हैं, वे समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखती हैं, वे इको चैम्बर्स का प्रतिरोध करती हैं। जब कमरे में भिन्न आवाजें नहीं होती तो मान्यताएं बिना जांचे चली जाती हैं और गलतियां हम बढ़ती जाती हैं। तीसरा, हमें कट्टर पारदर्शिता रेडिकल ट्रांसपेरेंसी को लागू करना होगा। जटिलता कभी भी अयोग्यता के लिए पर्दा नहीं बननी चाहिए। इसलिए सरकारों में सनशाइन कानून होते हैं, इसलिए डॉक्टर हितों के टकराव को सार्वजनिक करते हैं। यह केवल जवाबदेही की बात नहीं है, यह धोखे को खुले में छिपने से रोकने की कोशिश है। जब निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हो जाती है तो भ्रष्टाचार चुपचाप अंदर घुस आता है। इन तीनों स्तंभों व्यक्तिगत और संस्थागत के केंद्र में है शिक्षा, लेकिन केवल तकनीकी शिक्षा नहीं,
हमें लोगों को कैसे सोचना है यह सिखाना होगा, क्या सोचना है यह नहीं। आलोचनात्मक सोच, नैतिक निर्णय, ऐतिहासिक संदर्भ, इन्हीं से महान सभ्यताएं बनती हैं। एथेंस ने अकादमी को जन्म दिया। पुनर्जागरण कालीन फ्लोरेंस ने मानवतावाद को पोषित किया। भविष्य उनका नहीं है जो उत्तरों को रटते हैं, बल्कि उनका है जो हर चीज पर सवाल उठाना सीखते हैं। तो सवाल यह है, आपके समुदाय में, आपके कार्यस्थल में, आपके देश में इन सुरक्षाओं में से कितनी वास्तव में मौजूद हैं और कितनी खतरनाक रूप से अनुपस्थित हैं? क्या दृश्य होगा अगर हम अपनी संस्थाओं को योग्यता, विनम्रता और सत्य के आधार पर दोबारा बनाएं? जैसे जैसे हम इस यात्रा का समापन करते हैं, ये उचित है कि हम उस व्यक्ति की ओर फिर से देखें जिसकी अंतर्दृष्टियों ने इस विचार प्रवाह की शुरुआत की, निकोलो मैकियावेली। सदियों से मैकियावेली को गलत समझा गया, उसे निंदक, यहां तक कि शैतान तक कहा गया, लेकिन उसका उद्देश्य धोखे की महिमा करना नहीं था। वह तो उसे उजागर करना चाहता था। वह मानता था कि सत्ता के आदर्श नहीं, बल्कि वास्तविक यांत्रिकी को समझे बिना हम कुछ बेहतर बना ही नहीं सकते। सम्मान पदवियों से नहीं आता, उसने लिखा, बल्कि पुरुष अपने कर्मों से पदवियों को सम्मान देते हैं। यह वाक्य उसकी पूरी दर्शन शास्त्र की आत्मा को छूता है। सत्ता अपने आप में कुछ नहीं है, यह कैसे इस्तेमाल की जाती है, यही इसकी कीमत तय करता है। सम्मान पद को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को मिलता है जो उसके भार के योग्य साबित होता है। जब हम मैकियावेली के रियल पॉलिटिक को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ते हैं, तो हम मानवीय व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता के कठिन सत्य उजागर करते हैं। लेकिन यही कठिन सत्य हमें चाहिए। हम बेहतर दुनिया नहीं बना सकते यदि हम इन पैटर्न्स से मुंह मोड़ते हैं। हमें उन्हें सीधे देखना होगा और ऐसी प्रणालियां डिजाइन करनी होंगी जो उनके खिलाफ हमारी रक्षा करें। इसका अर्थ है ऐसे अभ्यास विकसित करना जो हमें हेरफेर से बचाते हैं। इसका अर्थ है ऐसे नेताओं को चुनना जिनमें चरित्र और योग्यता हो, केवल आत्मविश्वास नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका अर्थ है इस सरल परंतु शक्तिशाली सत्य को थामे रहना। हाँ, मूर्खता और अहंकार कभी कभी सत्ता हथिया लेते हैं, लेकिन वह बुद्धिमत्ता जो विनम्रता से तेज की गई हो और नैतिक साहस में जड़ें जमाए हों, वही मानवता की सबसे बड़ी आशा बनी रहती है। तो आपने अपने जीवन में क्या पैटर्न देखे हैं?